बहुत सारे बच्चे का डाउट है कि अभी कॉल कनेक्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली मेरी अभी 10 दिन से तबीयत तभी बहुत ज्यादा खराब है ना। डॉक्टर को सलाह भी दिया है कि अभी कम बोलने का, तो भी मीटिंग भी बहुत पहले लेने वाले थे, तो मेरी वजह से थोड़ा बहुत डिले हुआ। और अभी भी तबीयत सही नहीं है, तो कॉल पे कनेक्ट कम कर पा रहे हैं, है ना। डॉक्टर भी अभी यही बोले हैं कि अभी थोड़ा कम बोल लें, तो ज्यादा आज भी हम नहीं बोल पाएंगे। मैम है तो मैम डाउट आपका एड्रेस कर देगी। और हम लोग एक तो आप लोग के लिए भी कल मैम तो अनाउंसमेंट की होगी, अंतिम प्रहार बैच टेस्ट सीरीज लेकर आए। तो इसका उद्देश्य यही है कि जैसे बीपीएससी जिस शेड्यूल में आपका एग्जाम ले रहा है, जैसे आप ऐसे और हिंदी को लेकर जैसे एग्जाम ले रहे हैं, तो उसी दिन सेम डे में वो एग्जाम हम लेंगे। फिर जीएस 1 लेंगे, फिर जीएस 2 लेंगे। और जितने भी होंगे ए से जीएस 1 जीएस 2 900 के होते हैं ना, तो तीनों का रिजल्ट हम एक साथ कट ऑफ बना के देंगे कि आपको कितने मार्क्स हुए। और जब एग्जाम होगा उससे पहले आपको प्रॉपर एडमिट कार्ड दी जाएगी। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। तो ऑफलाइन तो आपको पता है कि पटना में जो है वो आके दे सकते हैं, या पटना में जो पहुंच सकते हैं वो आके दे सकते हैं। पटना सेंटर और बेगूसराय ये दोनों ऑफलाइन मोड के लिए रहेगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी दे सकते हैं। पटना में भी हमारी सेंटर जो रहेगी वो नया टोला में है, गोपाल मार्केट में। बहुत सारे बच्चे ये पूछते भी है, तो गोपाल मार्केट में नया टोला में, तो वहाँ इजीली पहुंच सकते हैं। भिकना पहाड़ी और नया टोला के बीच में वहीं पे गोपाल मार्केट है, वहीं पे एग्जाम सेंटर बनाया गया है। तो इसका एक ही मकसद है कि लास्ट टाइम में अपने आप को जज करिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना। और जो कमी है तो कोशिश रहेगी कि एग्जाम से लगभग 6 7 दिन 8 दिन पहले ही आपको ये रिजल्ट कट ऑफ बना के हम दें कि आपके कितने नंबर मिले हैं और कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो आप खुद देख लोगे वहां पे, तो आपको फीडबैक्स मिल ही जाएगी। तो जो हम लोग से संभव हो रहा है आप लोगों के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे नोट्स के लेवल पे हो या आंसर राइटिंग जो हो रही है उसके लेवल पे। तो हर चीज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनरलाइज डाउट जो है, जो बच्चे का आता है आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड या फिर डीआई से रिलेटेड, एसए से रिलेटेड, ये मैम एक कॉमन डाउट है। तो मैम इस पे बता देगी 4 5 पॉइंट है जो बच्चे को लेकर हमेशा ये डाउट बने रहते हैं, तो मैम इस पे एक ओवरव्यू दे देगी। फिर इसके बाद हम लोग एंड करेंगे। मैम एक बार बता जी जी। दीजिए 3 4 बार। सो एवरीवन वेलकम टू दिस सेशन। तो आज की सेशन में जो बात मेनली होगा वो होगा कि लास्ट एक महीने पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड बिफोर गोइंग अहेड, जो अंतिम प्रहार जो सर अभी बता रहे थे, तो ये हमने इसीलिए फॉर्मुलेट किया है क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन में, ज्यादातर लोग ऑनलाइन टेस्ट को फॉलो करते हैं तो अपने घर में बैठ के वो करते हैं, लिखते हैं टेस्ट को। तो जो टाइम मैनेजमेंट होता है कहीं ना उसमें ढिलाई हो जाती है। कभी आप 10 मिनट एक्स्ट्रा लिख लोगे, कभी 15 मिनट एक्स्ट्रा लिख लोगे, बट वहां ऐसा नहीं होगा। आपके पास 3 घंटे हैं, उसमें भी 5 7 मिनट आपका चला जाता है। साइन होती है, आपकी एडमिट कार्ड चेक होती है, इन्विजिलेटर बार बार आपको रिमाइंड कराता रहेगा आधा घंटा बचा है, 10 मिनट बचा है। और अलग ही प्रेशर होता है उस टाइम का। तो इसी चीज को आप पहले ही, डी डे के पहले ही आप इसको टेस्ट कर लो अपने हिसाब से कि आप जब सेंटर पे जा रहे हो वहां पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो जो बीपीएससी फॉलो करता है प्रोसीजर वही हम फॉलो करेंगे। मैंने 3 मेंस लिखा है, तो एक प्रोसीजर वो फॉलो करता है तो वो हम करेंगे। आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ओवरऑल आपका चेकिंग होगा, एंड जो इन्विजिलेशन है वो भी आपके सेंटर पे रहेंगे, सो दैट वो हम रियल एग्जाम वाली फील आपको दे दें। तो एक टेस्ट मॉक तो ऑफलाइन देना ही चाहिए, जिससे आपको रियल एग्जाम वाला प्रेशर का फीलिंग पहले ही आ जाए बिफोर गोइंग टू द रियल एग्जाम। तो वो प्रैक्टिस भी आप मत छोड़िए। एक ऑफलाइन आई वुड से दे दीजिए। ऐसे तो ये ऑनलाइन भी है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप ऑफलाइन ऑप्ट करिए, जिससे वो प्रैक्टिस हो जाएगा।
और मुझे नहीं लगता एक से ज्यादा मॉक ऑफलाइन देने की जरूरत है, क्योंकि हाँ आप जब ट्रैवल करोगे तो आपका 1 घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। लेकिन एक देने से ये होता है कि यू विल गेट द टेस्ट कि कैसा वहां पे इन्वायरमेंट रहेगा। एंड आई नो कि रियल एग्जाम वाला प्रेशर का लेवल अलग रहेगा, बट उसका अगर 50-60% भी आप वो फील कर लोगे ना, हाउ यू एक्ट इन दैट इन्वायरमेंट और इन दैट प्रेशर, तो वो जो रियल एग्जाम के दिन जो डर होगा ना, वो कहीं ना कहीं शैटल डाउन हो जाएगा एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल ऑन दैट डे। अब हम आते हैं बैक टू सेशन। जो कॉमन डाउट्स आते हैं कि लास्ट 1 मंथ हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे कि हमारा जो भी GS1 GS2 था, उसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, तो लास्ट 1 मंथ में आपकी जो फोकस होनी चाहिए, एक तो जो हमारी PDF जारी है, जो नया टारगेट्स है वो तो करना ही है, बट साथ साथ आपको पिछले वाले जो हैं वो भी आपको रिवीजन करना है। तो सबसे पहले तो आप दिन के जो भी टाइम है उसको आप डिवाइड कर लीजिए। जो टारगेट्स अभी जा रहे हैं उसको एक रखिए, एंड बाकी जो और भी टारगेट्स हैं GS1 के जो कंप्लीट हो चुके हैं उसको भी डिवाइड कर लीजिए। तो अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, तो अगर मैं लाइब्रेरी में 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रही हूँ, तो 8-9 घंटे को मैं 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लूंगी, 3-3 घंटे की, 3 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे। तो एंड उस 3 घंटे में भी मैं डिवाइड कर लूंगी कि GS1 का अगर मेरा हिस्ट्री ठीक है तो करंट अफेयर्स मुझे पढ़ना है, एंड GS2 में पॉलिटी एंड जियो इको का उसी तरह से मैं डिवाइड कर लूंगी कि मुझे इसमें रिवीजन करना है या आपको जो नया टारगेट मिल रहा है वो मुझे करना है। तो इस तरीके से आप जब डिवाइड करोगे तो आप सारे सब्जेक्ट को टच कर लोगे, वरना अभी क्या हो रहा होगा कि आप GS2 ही पढ़ रहे होगे, GS1 आपने छोड़ दिया होगा। तो इसको आप डिवाइड करके इसको पढ़िए ताकि सारे सब्जेक्ट्स टच हो जाएं और आपकी वो रिवीजन बनी रहे और GS1 के पोर्शंस आप भूले नहीं। और सेकंड है कि अगर आप 3 घंटे या 2 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को अलॉट करते हैं या एक सेक्शन को अलॉट करते हैं, तो ट्राई कीजिए कि वो 3 घंटे तक ही हो, उसको 3 से 4 मत कीजिए। 3 घंटे हैं तो 3 से 3:10 तक जा सकता है, 3:15 तक जा सकता है, बट डोंट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट। फिर उससे फिर जो आपने जो डिवीजन किया है फिर उसका मायने नहीं रह पाएगा और आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे दिन भर में। तो ये सबसे पहले तो आपको ये करना है। सेकंड, पहला हमने बात कर लिया टाइम मैनेजमेंट, टाइम डिवीजन आपको करना है। सेकंड आपको करना है, आपको आंसर्स राइटिंग लिखनी है। हमारी जो टेस्ट जो चल रही है वो तो बहुत हमने फ्रिक्वेंटली ही लिया है, इधर हमने डिले किया था, जैसे एग्जाम डिले हुआ, नोटिफिकेशन आया BPSC का, तो हमने थोड़ा सा टाइम गैप बढ़ा दिया, वरना हमारी 4-4 दिन पे टेस्ट चल रही थी। तो अभी आपको क्या करना है, आपको अब फुल लेंथ टेस्ट लिखना है। तो लास्ट के 15 दिन तो आपको फुल लेंथ लिखना ही है। 15 दिन मतलब 25 तारीख तक नहीं, 24 तारीख तक नहीं, 25 तारीख से एग्जाम है, तो मुझे 20 तारीख तक तो फुल लेंथ लिख लेना चाहिए। वो स्पीड बनी रहती है, वो मोटिवेशन बनी रहती है और वो कॉन्फिडेंस रहता है कि यू विल कंप्लीट द पेपर इन 3 आवर्स। तो इसीलिए 20 तक तो आपको लिखना ही लिखना है। तो लास्ट लाइक 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक आप फुल लेंथ लिखिए। आई वुड से डेली लिखिए, डेली नहीं लिख सकते तो एक दिन का गैप करके लिखिए, सो दैट यू हैव सम टाइम टू रिवाइज एंड यू हैव सम टाइम टू एनालाइज योर प्रीवियस रिटन टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप करिए। अभी जो इधर के हमारे 10 दिन बाकी है मार्च में, इसमें भी आई वुड से कि हफ्ते में जो हम टेस्ट लेते हैं उसके अलावा भी आप 2 टेस्ट तो अलग से जरूर लिखे, फुल लेंथ लिखे, सो दैट 3 आवर आप में वो कैपेबिलिटी आ जाए टू कंप्लीट द पेपर, वो स्पीड बढ़ जाएगी, साथ साथ वो रिकॉलिंग पावर अच्छी हो जाएगी, जिससे आप कंटेंट को अच्छा फ्रेम करके एक अच्छा आंसर लिखोगे और साथ साथ पेपर भी कंप्लीट करोगे। तो इस तरीके से आपको करना है। अब मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आप कल टेस्ट लिखोगे, तो आई वुड से कि आज रात में ही उस टेस्ट का क्वेश्चन तैयार रखिए और कल सुबह आप टेस्ट लिख लीजिए, किसी टाइम पे भी टेस्ट लिख लीजिए। तो नेक्स्ट डे के लिए आपका मोटिवेशन आज रात ही प्लान हो जाना चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। तो इस तरीके से फॉर्मुलेट कीजिए, तो क्या होगा कि जब आप टेस्ट भी लिखेंगे तो आपको इंटरनली बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और वही कॉन्फिडेंस फिर आपको लगेगा कि मुझे और मेहनत करनी है, यही तो 10 दिन बाकी है, यही तो बस 15 दिन बाकी है जो मुझे मेहनत करना है। फिर तो
मैंने अपनी तरफ से 100% दे दिया है, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता था। और अगर मैंने अपनी तरफ से 100% दे दिया है, देन यू विल बी एश्योर कि यू विल गेट सेलेक्टेड 70th बीपीएससी, दैट आई गारंटी यू। बट अपने साथ ऑनेस्टी रखिए। तो ये आपको करना है टेस्ट के लिए। एंड जो हमारी टेस्ट चलती है वो तो देना ही देना है आपको। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं एनालिसिस की पार्ट की। जैसे आपने टेस्ट लिख दिया तो सब लोग वहीं पे रुक जाते हैं कि ओके मैंने टेस्ट लिख दिया है, आई एम वेरी गुड टू गो, मैंने मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिल गया है और मैंने टेस्ट लिख दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन इसके टेस्ट लिखने के बाद बड़ा काम स्टार्ट होता है, वो होता है एनालिसिस का। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे अपने नोट से, तब तक आपको वो एहसास नहीं होगा कि आपने कितने सारे अच्छे पॉइंट्स छोड़ दिए हैं और आपने जो क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस किया है कि नहीं किया है। फॉर दिस यू कैन ऑल्सो रेफर, एक तो मॉडल आंसर जो हम लोग देते हैं टेस्ट का, उससे वो तो हमारे टेस्ट वाले से आप एनालिसिस कर लोगे। लेकिन जो आप खुद से टेस्ट ले रहे हो अपनी, ट्राई टू रीड द सम ऑफ द टॉपर कॉपीज, जो टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल है, एटलीस्ट उनकी उनकी लिखने की कला आप देख सकते हैं। भले आपको टॉपिक नहीं मैच हो, बट यू गेट टू नो द डिफरेंट प्रेजेंटेशन एंड द स्टाइल दे यूज इन द एसे, इन द जीएस पेपर एज वेल। तो वो वहां से वो चीज इम्प्रोवाइज कीजिए अपने आंसर्स में। एंड सेकंड, आप अपने नोट से मैच कीजिए। सबसे पहले कंटेंट मैच कीजिए, देन मूव टू प्रेजेंटेशन विच यू कैन लर्न फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी। तो टॉपर्स की कॉपी मेरी कॉपी तो है ही, साथ साथ और भी कॉपीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है फॉर हिंदी मीडियम एज वेल, तो वहां से आप देख सकते हैं। एंड तो ये हो गया हमारा कि सबसे पहले आप दिन को डिवाइड कैसे करेंगे, सेकंड आप टेस्ट कैसे देंगे, एंड थर्ड उसकी एनालिसिस आप कैसे करेंगे। ठीक है। अब सेकंड आता है कि कौन कौन सी एरियाज पे आपको फोकस करना है। तो ये प्रीलिम्स तो है नहीं कि देयर यू विल गेट कि इस वाले सेक्शन पे ज्यादा देंगे क्योंकि साइंस पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। यहाँ पे आपको पता है, अलॉटेड है कि हिस्ट्री में इतने क्वेश्चंस आएंगे, 5 शॉर्ट आएंगे, 2 लॉन्ग आएंगे, उसी तरह करंट अफेयर्स में आएगा, उसी तरह पॉलिटी में आएगा, जियो इको में आएगा। अब बात आती है टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हमने मेंटरशिप में आपको टॉपिक दिया है, वो वन ऑफ दी मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स आपको दिया गया है, चाहे बी इट करंट अफेयर्स, बी इट जियो एंड इको एंड बी इट पॉलिटी। एंड ये सारे टॉपिक पीवाईस क्यूज को एनालिसिस बनाते हुए ही बनाई गई है, क्योंकि सिलेबस आप देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो पीवाईस क्यूज पे हमने एनालिसिस किया, मेरा वही अप्रोच रहा है जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान किया था, तो वही अप्रोच हमने इसमें भी फॉलो किया है कि पीवाईस क्यूज को देखा है, उससे आपको टॉपिक लिस्ट बना के दी है। अब इसमें कहीं बच्चों का, जो सर भी अभी बोल रहे थे, करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट आ रहा है कि करंट अफेयर्स में सिर्फ आईआर के टॉपिक्स हैं। तो करंट अफेयर्स में आप जब बीपीएससी का देखोगे जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं, तो इधर दो एग्जाम्स है, लाइक 68 और 69 से उन्होंने पॉलिटी का क्वेश्चन ऐड कर दिया है करंट अफेयर्स का। तो हमने करंट अफेयर्स का जो सेक्शन आपको कराया है जीएस 1 में, उसमें सिर्फ आईआर का है, बट जो पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, जो जियो एंड इको से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, वो जीएस 2 में हो रहे हैं आपके। जो साइंस टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, वो जीएस 2 में आपके कंप्लीट हो रहे हैं। वो आपको अलग से दिख नहीं रहा है उसमें, तो आपको लग रहा है वो चीज हो नहीं रहा है, वो चीज हो रहा है जीएस 2 में हो रहा है। एंड जो आगे के प्रोबेबिलिटी की करंट अफेयर तो डायनेमिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि हमने आपको एक लिस्ट दे दिया। तो जी सर कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, बोलिए। हाँ, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने आपको कुछ लिस्ट दे दिया, वही वही रह गया। करंट अफेयर्स तो आते रहेगा, कोई नई स्कीम आ गई, कोई बजट ही आया तो कुछ उसमें नए स्कीम दे दिए, या कुछ इकोनॉमिक सर्वे में ही कुछ ऐसा रिपोर्ट आया जो बहुत हाईलाइटेड हो गया। तो वो सारे टॉपिक्स हम आपको अलग से बता देंगे, बट जो आपको जो करंट अफेयर्स में जो आईआर की हमने लिस्ट दी है, वो आपको एक होलिस्टिक व्यू दे देगा कि आईआर में कहीं से भी क्वेश्चन आए, यू आर एबल टू राइट। एंड जो भी अलग से क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल आ जाता है करंट अफेयर में 7 निश्चय योजना, तो 7 निश्चय योजना आपका नहीं हुआ है जियो इको में, या एग्रीकल्चरल रोड मैप, तो वो नहीं हुआ है आपका जियो इको में, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। या मान लीजिए 1 नेशन 1 इलेक्शन आ गया, जो कि पॉलिटी का इधर से पूछ रहा है, तो वो आपका नहीं हुआ है जीएस 2 में। तो उसको ऐसे सेग्रीगेट करके मत देखिए, हमेशा ट्राई कीजिए कि जीएस 2 के जो भी आपने जियो इको में पढ़ा है, पॉलिटी में पढ़ा है, आप बिल्कुल उसको करंट अफेयर्स में लिख सकते हैं इफ दैट क्वेश्चन डिमांड्स। उसी तरह करंट अफेयर्स का एलिमेंट आप बिल्कुल आप जीएस 2 में लिख सकते हैं इफ दैट क्वेश्चन डिमांड्स।
मार्क्स। तो हमेशा इंटरलिंक करके पढ़िए, इतना सेग्रीगेटेड टाइप में मत देखिए। एंड ऑल आपके करंट अफेयर्स आर गेटिंग हैंडल्ड एंड डोंट वरी, ये करंट अफेयर्स सफिशियंट है। जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स है, मेनली वी हैव टू फोकस ऑन बजट। अगर कुछ नई स्कीम आई होगी जो हाईलाइटेड है, वी विल टेल यू द टॉपिक और उसको भी आप कवर करेंगे। एंड एरिया टू फोकस ऑन, तो अगेन एरिया टू फोकस ऑन में भी हम कुछ कुछ प्रोबेबल टॉपिक्स के लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसपे आपको तो मस्ट ही आंसर राइटिंग करके जाना है। एंड आई वुड बिलीव कि जो भी मेंटरशिप से जुड़े हैं वो टेस्ट तो लिख रहे हैं और आंसर राइटिंग भी प्रॉपर कर रहे हैं। इफ यू रियली वांट टू गेट सेलेक्टेड 70th बीपीएससी, डोंट टेक इट लाइटली। ऐसा नहीं कि वैकेंसी ज्यादा है तो आप आराम आराम से पढ़ोगे और उतना मेहनत नहीं करोगे, यू विल गेट सेलेक्टेड। द कॉम्पिटिशंस आर हाई, आई वुड से, क्योंकि बहुत सारे सेलेक्टेड भी अपियर हो रहे हैं 70th में, साथ साथ जो यूपीएससी में बैठते हुए हैं वो भी अब स्टेट पीसीएस में आ रहे हैं। तो कॉम्पिटिशंस आर वेरी हाई। तो इसमें आप बिल्कुल ही मत ऐसा रहो कि आप हल्का फुल्का भी तैयारी कर लोगे एंड आपने एक दो आंसर राइटिंग कर लिया है, देन यू विल एबल टू क्रैक द बीपीएससी। अब वो वाला पुराना वाला बीपीएससी नहीं रहा। थर्ड आता है डीआई एंड ऑप्शनल का। तो डीआई देखिए, डीआई में ये सेल्फ प्रैक्टिस की चीज है। अगर आपको कुछ एक दो ट्रिक्स टिप्स और जैसे किस तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट करना है एंड किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, स्टेप्स लिखना है कि नहीं लिखना है, ये चीज तो मैंने बहुत बार एड्रेस कर दी है थ्रू डाउट सेशन, थ्रू यूट्यूब वीडियोस। एंड साथ साथ सर की एक डीआई की क्लासेस भी जारी है। इफ यू आर रियली वीक इन मैथ तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दोज वीडियोस। लेकिन डीआई के लिए आई वुड से कि सेल्फ प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। डेली एक क्वेश्चन बनाइए। इवन यू आर गुड इन मैथ्स तब भी मैं बोलूंगी कि डेली एक क्वेश्चन तो जरूर बनाइए। फॉर मतलब जब आप रियल कैलकुलेटर पे लेके बनाएंगे तो आपके हाथ बैठ जाएंगे कि कहाँ पे जल्दी जल्दी मुझे टाइप करना है, वो प्रेस करना है बटन, एंड यू विल फील मोर कंफर्टेबल इन द रियल एग्जाम। तो अगर डीआई का क्वेश्चन आपने 30 to 35 मिनट्स में कर लिया ना, तो आपका जीएस पेपर 1 बहुत अच्छा जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 190 मार्क्स। तो जीएस पेपर 1 इज द गेम चेंजर। अगर आप अच्छा रैंक लाना चाहते हो एंड इफ यू रियली वांट टू गेट सेलेक्टेड, तो जीएस पेपर 1 में डीआई तो ट्राई कीजिए कि 70 तो आना ही चाहिए आपकी मार्क्स। तो डेली एक डीआई जरूर करिएगा। देन ऑप्शनल के लिए पॉलिटी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए मैंने तो सोर्सेज आपको बता दिए हैं। जो मैं मेरे जो सेलेक्टेड फ्रेंड्स हैं उन्हीं से मैंने वो स्ट्रैटेजी ली थी एंड वही मैंने आपको फॉरवर्ड की है। इकोनॉमिक्स के लिए आई एम सर्चिंग कि कोई अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर दे तो आई विल बी शेयरिंग। बाकी ऑप्शनल के लिए सी, आप क्या कीजिए 68 और 69 का पेपर उठाइए और उसको देखिए। आपको खुद ही एक पैटर्न पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक पे बीपीएससी ज्यादा फोकस करता है। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं कि सोर्सेज तो ऑप्शनल के लिए कन्वेंशनली होते हैं, तो यूपीएससी के भी जो सोर्सेज, यूपीएससी के तो ऑप्शनल के सोर्सेज ऑलमोस्ट यूट्यूब पे तो बहुत है, बहुत सारे टॉपर्स आपको मिल जाएंगे जो अपने सोर्सेज बता देते हैं। तो बेसिक्स देख लीजिए। आपने जब पीवाईक्यूज देख लिया, यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसका बेसिक्स देख लीजिए, पैटर्न आपको पता चल जाएगा। थर्ड, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे। एंड फोर्थ, सोर्सेज के लिए आप निकाल सकते हो कोई भी यूपीएससी टॉपर की वीडियो, जहां से आपको सोर्सेज भी पता चल जाएंगे। और इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बस 40% मार्क्स लाना रहता है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं होता एंड इजिली आ जाएगा। ऑप्शनल में मैंने मतलब मुझे एक भी ऐसा कोई मिला नहीं है जिसने कभी बोला हो कि उसने ऑप्शनल ही क्वालिफाई नहीं किया। तो ऑप्शनल के लिए मत डरिए। एंड सी, बहुत लोग ना अभी से ही पूरा इंटरव्यू को फोकस लेके चल रहे हैं कि इंटरव्यू में उनका क्या होगा अगर उन्होंने गलत ऑप्शनल चूज कर लिया। इंटरव्यू में भी जो ऑप्शनल के क्वेश्चन होते हैं ना, काफी बेसिक लेवल के ही होते हैं, क्योंकि वहां पे भी जो आपके बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो जनरलाइज ही होते हैं। एक दो ही बोर्ड मेंबर ऐसे हैं जिनका है वहां पे एक्सपीरियंस होता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बहुत वो जीएस टाइप का पूछेंगे, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक्स है मेनली थिंकर्स और स्कॉलर्स वाला, उसमें ऑप्शनल में वो लोग ज्यादा जाते हैं। तो वो चीज आप हैंडल कर लीजिएगा। पहले आप मेंस पे फोकस कीजिए, मेंस दीजिए एंड देन आपका मेंस देने के बाद आपके पास बहुत टाइम है। मतलब इतनी कॉपीज चेक करने के लिए मुझे तो लगता है बीपीएससी काफी टाइम लेगा। तो उस फेज में आप ऑप्शनल कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आप मेंस जब दे के आइएगा ना तो आपको खुद फील होगा कि हाँ आपने कंटेंट अच्छा लिखा है। देर इज लाइक अलॉट प्रोबेबिलिटी कि आपकी सिलेक्शन होगी। मेंस के रिजल्ट के पीडीएफ में आपका रोल नंबर होगा। तो आप जान लगा दीजिएगा, दो तीन चार महीना आपको मिलेगा जो कॉपी चेकिंग का टाइम है। क्योंकि आप देख सकते हो 69 का कितना टाइम ले लिया उन्होंने, 6 महीने से भी ज्यादा ले लिया।
अब 70th में इतना पेपर है, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कितना टाइम लेंगे। आपके पास इतना टाइम रहेगा कि यू विल बी एबल टू डू ऑप्शनल ऑफ यूपीएससी। इतना टाइम रहेगा तो उसमें तो आप बीपीएससी के लिए इतना तो पढ़ ही लोगे। तो ऑप्शनल पे इतना दिमाग मत दीजिए, बस उस पेपर का सिलेक्शन कीजिए जहां पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं अभी के लिए। बाकी यू विल बी एबल टू हैंडल द ऑप्शनल लेटर। उतना सिग्निफिकेंस नहीं है बीपीएससी में जितना यूपीएससी में है। ठीक है। थर्ड लास्ट आई थिंक हिंदी क्वालिफाइंग है। तो हिंदी क्वालिफाइंग के लिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बाकी हिंदी क्वालिफाइंग के लिए सामान्य हिंदी करके एक बुक आती है जो आपको बुक स्टॉल पे कहीं पे भी मिल जाएगा, तो वो रेफर कर लीजिए। मुहावरे हो गए और उपसर्ग विसर्ग वाला जो होता है वो हो गया। निबंध लिखना हो गया, तो आई वुड से कि 5 निबंध लिख लीजिए जिनका हिंदी बहुत कमजोर है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं। और 3 घंटा का पेपर होता है, बहुत कम क्वेश्चन होता है, और ज्यादातर आपका 1.5 से 2 घंटे, मैंने ज्यादा ही बता दिया, 1.5 से 2 घंटे। आप 1 घंटे वहां पे बैठे ही रहेंगे तो बहुत टाइम होता है, बहुत सोच सोच के आराम से आप लिख सकते हैं। तो हिंदी के लिए उतना टेंशन मत लीजिए। और एक हिंदी का तो टेस्ट में भी अलॉटेड है ही, तो एक हिंदी का टेस्ट भी हम आपका लेंगे ही। और जो अंतिम प्रहार बैच है तो उसमें भी जो हमने जो फॉर्मेट रखा है एग्जाम का, बिल्कुल बीपीएससी जैसा रखा है, जैसे बीपीएससी ने किया है कि पहला डे आपका एसए और हिंदी क्वालिफाइंग होगा, दूसरा जीएस 1 होगा, तीसरा तीसरा दिन पे आपका जीएस 2 होगा, सो दैट एकदम बिल्कुल आपको रियल एग्जाम वाली फील आ जाए। एंड जब आप डी डे पे जाएं, जब आप अपने रियल एग्जाम पे जाएं, तो आपको लगे कि हाँ, आपने सारे टिक्स को पहले ही अकम्प्लिश कर लिया है, बस वहां जाके मुझे अपना बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस देना है उस दिन पे। तो आई वुड से कि यही सारे जो बेसिक जनरलाइज डाउट्स हैं जो सबके रहते हैं कि अभी क्या करें मैम, अभी कैसे टाइम मैनेज करें, अभी क्या कौन सा मॉक टेस्ट कितने लिखे, कैसे लिखे, एनालिसिस को टाइम दे कि नहीं दे, डीआई क्या कैसे करे, ऑप्शनल कैसे करे, हिंदी क्वालिफाइंग कैसे करे। मुझे लगता है मैंने सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। सर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग तो बताइए। मैम, आपने तो सारे जो कॉमन डाउट आ रहे थे बच्चे के उसको क्लियर कर ही दिए। और बहुत बच्चे जो बार बार मैसेज करते हैं मार्किंग पैटर्न को लेकर, टेंशन नहीं है किसी को 5 नंबर ज्यादा मिल गया तो मुझे 5 नंबर कम मिला। अरे ये चीजें मैटर नहीं करती, मैटर अपने आप पे देखिए कि क्या इम्प्रूव है। और कुछ बच्चे आउटस्टैंडिंग लिख रहे हैं, ठीक है ना, उनकी भी कॉपी देख रहे हैं तो उनको भी नहीं कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये ठीक है, आप जो लिख रहे हो उसी पे आप रिलेवल करो, ज्यादा एक्स्ट्रा करने जाओगे तो फिर बहुत बेकार हो जाएगा। तो जो अच्छा लिख रहे हैं तो उनको भी नहीं चाहिए कि नहीं और हम क्या कर ले, तो ज्यादा ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी नहीं करनी चाहिए, जो आप कर रहे हैं वो सफिशियंट है। ये बात आप मानो, है ना। नहीं तो उनको भी चाहिए कि नहीं कुछ ना कुछ बता दीजिए। और मार्किंग पैटर्न को लेकर चिंता ना करें कि 5 नंबर सर इसको क्यों ज्यादा मिल गया, ठीक है। और बाद बाकी आपने एड्रेस कर ही दिया है। और अंतिम प्रहार बैच जो बच्चे ऑनलाइन देंगे, तो जो टाइम में चलेगी टेस्ट उसी टाइम में बैठ के आप लोग ऑनलाइन वाले ईमानदारी से दीजिएगा। ऑफलाइन वाले के लिए तो वहाँ पे प्रॉपर एडमिट कार्ड होगी, चेक होगी, फिर उसको एंट्री दी जाएगी, जिससे बीपीएससी का एक माहौल रहता है। और ऐसे हम पीटी में भी किए हैं, तो हमको नहीं लगता कि इंडिया के लेवल पे इस तरीके से अभी कहीं हुआ है। पीटी में भी हम सेम हु बहू इस तरीके से टेस्ट कंडक्ट करवाए थे। और मेंस के लेकर भी आ रहे हैं तो 900 में प्रॉपर जो आपका एसे है, जीएस 1 है, जीएस 2, तो एक साथ कॉपी चेक होकर एक साथ रिजल्ट मिलकर आप कितने मार्क्स अटेंड किए वो आपके मिलेंगे। हाँ, और कुछ बच्चे का इधर कुछ दिन से कॉल हम नहीं उठा रहे थे, अभी अंतिम प्रहार में जुड़ना तो मैसेज, क्योंकि अभी आपको बता ही नहीं है कि 10 दिन से मेरी तबीयत खराब है। डाउट सेशन या फिर एक मीटिंग पहले ही होनी थी, एक्चुअली मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि हम ले नहीं पाए। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग भी कॉपरेट करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम देखते नहीं या फिर जो चीजें कमिट किए हैं वो ग्रुप पे नहीं जा रही है। और हेल्प डेस्क के लिए एक नंबर भी बनाई गई है, नहीं होगी तो वहाँ पे हम टीम से अभी बोल के छुड़वा देते हैं, तो फिर वहाँ पे आप कॉल करके कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, जनरलाइज जो डाउट आते हैं। बाद बाकी जैसे ही मेरी तबीयत ठीक रहती है हम खुद कनेक्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है, ठीक है हम कनेक्ट करें या ना करें, ग्रुप पे हर एक चीज जो मैंने कमिट की है वो जा ही रही है। तो ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि हम कॉल उठाए नहीं उठाए या बात नहीं हो रही तो ग्रुप पे वो चीजें नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें, जैसी तबीयत ठीक होती है तो जो भी आपके होता है कि हाँ सर से बात करके डाउट क्लियर करें, बिल्कुल क्यों नहीं कनेक्ट करेंगे, हम तो करते ही हैं। या मैसेज देखते हैं तो रिप्लाई, और बहुत तो होता है कि आप लोग मैसेज छोड़ते हैं और इतनी मैसेज आते हैं कि लगता है कि 200-300 मैसेज आ जाते हैं घंटे के अंदर।
तो फिर वो यदि हम नहीं देखें तो मैसेज काफी पीछे चला जाता है, तो ये भी एक चुनौती थोड़ी बनी रहती है। लेकिन हम जैसे देखते हैं तो हम कर देते हैं एडजस्ट। तो अंतिम प्रहार बैच जो चल रहा है, तो आप लोग भी अच्छे से आप टेस्ट दीजिए, और बीपीएससी से पहले आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। और एक माहौल होना चाहिए, क्योंकि जब आप जाओगे ना बीपीएससी का रियल एग्जाम देने, तो बहुत सारे प्रेशर रहते हैं। तो आपको लगता है कि आता चीज गलती कर बैठोगे, है ना। बहुत सारे वहाँ प्रेशर हैंडल, तो उससे पहले उस माहौल में एक एग्जाम दे दीजिएगा। या ऑनलाइन वाले भी कोशिश करेंगे कि अपने घर में या जहां भी हैं, ईमानदारी के साथ उसी टाइम में, जो टाइम दिया गया, आप प्रॉपर तरीके से आप एग्जाम देकर कॉपी सबमिट करें। तो ठीक है, यही सब जो था डाउट आपका एड्रेस हो गया होगा। और कुछ कॉमन डाउट आएगा तो आप लोग ग्रुप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, उसको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए मैम तो बता ही दी, बहुत बच्चे बोले सर कहाँ है, तो आईआर का सेक्शन तो हम करवाए ही। और ऐसा नहीं कि हम उसके लिए स्पेसिफिक करवाए, जैसे मैम बोली पॉलिटी का पॉलिटी में जा ही रहा है, इको जियो का सेक्शन का उसमें जा ही रहा है, साइंस टेक का आपका जा ही रहा है। अब करंट का जो स्पेशल लिस्ट है 35-40 करवाया ही गया है। और आपको लगता है कि सर ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, तो एक काम करिएगा कि मुझे लिस्ट भेज दीजिएगा कि सर ये टॉपिक आने के चांसेस है, इस पे आप नोट्स दे दीजिए, तो बिल्कुल हम दे देंगे। हमें जो लगेगा या फिर आप जो बताओगे, मुझे लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल आने के चांसेस है, तो बिल्कुल हम बताएंगे। तो ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बात को, और जो भी डाउट होगा तो एक बार ग्रुप पे आप लोग छोड़ दीजिएगा, फिर उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।